आज राज्यसभा का गठन, राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों के विषय में अध्ययन करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। उच्च सदन राज्यसभा तथा निम्न सदन लोकसभा कहलाती है। इस प्रकार संसद राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से मिलकर गठित है। अब हम राज्यसभा के गठन के बारे में अध्ययन करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। इसमें 233 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग राज्यों से अलग अलग है। देखें तो जैसे उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य राज्यसभा के लिए भेजे जाते हैं, त्रिपुरा से 1 सदस्य राज्यसभा के लिए भेजा जाता है, मणिपुर से 1 सदस्य राज्यसभा के लिए भेजा जाता है, राजस्थान से 10 सदस्य राज्यसभा के लिए भेजे जाते हैं। अगर हम देखें तो अमेरिका के अंतर्गत सीनेट के अंतर्गत प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य भेजे जाते हैं और वहाँ सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है और 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य सीनेट के लिए भेजे जाते हैं। लेकिन भारत में सदस्य प्रत्येक राज्य से समान रूप से नहीं भेजे जाते, अलग अलग राज्यों से उनकी जनसंख्या के आधार पर अलग अलग सदस्यों की संख्या होती है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। जिस प्रकार से लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, उस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और राज्यसभा के लिए 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान व अनुभव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, किंतु सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है और प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब देखें कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए कौन कौन सी योग्यता है। तो यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, दिवालिया न हो, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जावे। इस प्रकार उनकी ये योग्यता है। गणपूर्ति की बात करें तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होना आवश्यक है, ये गणपूर्ति के लिए है और वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन अवश्य होने चाहिए, अर्थात 2 अधिवेशनों के बीच का अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जैसे संसद में या उसकी समिति में कही हुई किसी बात या दिए गए मत के आधार पर किसी भी न्यायालय की कार्रवाई से उन्हें उन्मुक्ति है, छूट है और न्यायालयों को संसदीय कार्रवाई की जांच करने का निषेध किया गया है। सभा के सत्र के दौरान या संसद सत्र के दौरान तथा उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में सदस्यों की गिरफ्तारी से उन्मुक्ति है, छूट है इत्यादि विशेष अधिकार हैं और भी उनके विशेष अधिकार हैं।
अब संविधान के अनुच्छेद 89 में यह प्रावधान है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तथा उपसभापति का चुनाव राज्यसभा अपने सदस्यों में से करेगी। अब हम राज्यसभा की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि राज्यसभा की कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो राज्यसभा की विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, संविधान संशोधन की शक्तियां और विविध शक्तियां हैं और राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां हैं। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां। तो राज्यसभा को विभिन्न शक्तियां प्राप्त हैं। तो है विधायी शक्तियां कि साधारण विधेयकों के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार दिए गए हैं कि जो साधारण विधेयक हैं उसके संबंध में संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी साधारण विधेयक अर्थात अवित्तीय विधेयक राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदनों में किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किया जा सकता है। जो साधारण विधेयक है उसे संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित कर सकते हैं, किया जा सकता है। प्रस्तावित विधेयक दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजा जाता है। किंतु दोनों सदनों राज्यसभा व लोकसभा में किसी साधारण विधेयक के संबंध में मतभेद पैदा हो जाए तथा एक सदन द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद यदि 6 महीने की अवधि के अंदर दूसरे सदन द्वारा उसे पारित नहीं किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है कि अगर दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक को लेकर कोई मतभेद पैदा हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है तथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। कि जब संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संख्या बल में लोकसभा शक्तिशाली होने के कारण अधिक प्रभावशाली होती है। लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या से दोगुनी से भी अधिक होने के कारण विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृति लोकसभा की इच्छा के अनुसार ही होगी। और देखें तो 1961 में दहेज निषेध विधेयक और 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। अब है कार्यपालिका शक्तियां कि राज्यसभा की कौन कौन सी कार्यपालिका शक्तियां हैं। तो भारत में ब्रिटेन की तरह संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में दो प्रकार के शासन व्यवस्थाएं देख सकते हैं कि एक संसदात्मक शासन व्यवस्था, दूसरी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो ब्रिटेन, भारत आदि देशों में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस प्रकार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कि जो मंत्रिमंडल है वो केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने का अधिकार केवल लोकसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को नहीं हटा सकती। और कार्यपालिका के क्षेत्र में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की अपेक्षा बहुत कम है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। अब है वित्तीय शक्तियां कि राज्यसभा को वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं। धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। कोई धन विधेयक है या वित्त विधेयक है तो सबसे पहले उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा से पारित धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा जाता है। जब लोकसभा से पारित हो जाता है तो उसे राज्यसभा को भेजा जाता है और राज्यसभा 14 दिन तक इस धन विधेयक पर विचार कर सकती है। यदि राज्यसभा
14 दिन के अंदर इस धन विधेयक विचार कर लोकसभा को नहीं भेजे तो भी धन विधेयक पारित माना जाता है। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में सुझाव दे सकती है। राज्यसभा जो सुझाव देती है उन सुझावों को लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह राज्यसभा के उन प्रस्तावों को, उन सुझावों को माने या न माने। कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा अगर कोई सुझाव देती है तो उन सुझावों को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार राज्यसभा को किसी धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोकने का अधिकार प्राप्त है। अगली है संविधान संशोधन की शक्ति। कि संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। दोनों सदनों से अलग अलग पारित होने के बाद संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि दोनों सदनों में संविधान संशोधन विधेयक पर मतभेद हो या असहमति हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। कि जिस प्रकार से साधारण विधेयक में दोनों सदनों में कोई मतभेद होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन संविधान संशोधन के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। व्यवहार में संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति पैदा हुई। देखें तो 1970 में राजाओं को प्रिवी पर्स समाप्त करने से संबंधित जो संविधान संशोधन का लोकसभा ने पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया। और इसके अलावा विविध शक्तियां हैं। इन शक्तियों का प्रयोग राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर करती है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव करते हैं और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा के पास जाता है और राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति को बहुमत से प्रस्ताव पास कर हटा सकती है और राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगा सकती है। राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां हैं कि राज्यसभा को संविधान के अंतर्गत दो ऐसी शक्तियां या अधिकार प्रदान किए गए हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। वो हैं कि संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के किसी भी विधेयक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। कि संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार उसे प्राप्त है तथा संसद को उस विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार बना गया कानून केवल 1 वर्ष के लिए लागू होता है और यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अगला है संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। कि राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित कर सकती हैं लोकसभा के साथ मिलकर। ये भी उसे अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से आज हमने राज्यसभा का गठन, राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों के विषय में अध्ययन